मान्यवर, ये पूरी चर्चा चुनाव सुधार पर थी। मैंने आज ये भी जांच करा। सुनो ना, जरा धैर्य रखो भाई। मान्यवर, मैंने आज सुबह चुनाव आयुक्त के वहां जांच कराई। जांच मतलब कोई गोपनीय चीज नहीं पूछी है, आप इसका इशू मत बने। मैंने ये पूछा कि चुनाव सुधार के लिए मई 2014 के बाद कौन सी पार्टी से कितने आवेदन आपको मिले, क्योंकि चुनाव सुधार जो करना है इसकी प्रक्रिया क्या है। मान्यवर, चुनाव सुधार सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर चुनाव आयोग भारत सरकार के विधि मंत्रालय को भेजता है और विधि मंत्रालय इसका कानून बनाकर संसद के सामने रखता है। ये प्रक्रिया है। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा हो हल्ला हुआ तो ढेर सारे चुनाव सुधार कांग्रेस पार्टी ने दिए होंगे, तो मैं जरा उसका पूछा कर दूं, लगे हाथ तो इसकी भी बात कर लूं। इसमें गोपनीय क्या है? तो मैंने पूछा तो साहब मुझे एक रहस्य मालूम पड़ा कि आज तक मई 2014 से चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का सुझाव कांग्रेस पार्टी से नहीं मिला। मान्यवर, बैठे मैं बताता हूं। मान्यवर, मैं जवाब पूछोगे क्या? आप भी बोले, हर बोलने पर एक एक बार उठेंगे क्या? हर चीज का जवाब पूछेंगे क्या आप? नो, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है। नो माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए। अच्छी परंपरा रखें। ओके। नो प्लीज, हर 2 मिनट नहीं उठते। अच्छी है। नो ऐसी। नो प्लीज बैठिए आप। प्लीज बैठिए। सुनिए, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये कभी परंपरा नहीं रही कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य कभी बोल रहा हो तो हर विषय पर बैठे टिप्पणी करना या हर विषय पर खड़े होकर सवाल पूछना, ये परंपरा कभी नहीं रही। आपने भी भाषण दिया आज, आपको कोई ने बीच में उठ के पूछा कोई ने? माननीय गृह मंत्री जी, अच्छी परंपराएं लागू करो, अच्छी तरह चलाएं सदन। मैं मेरे स्टेटमेंट पर कायम हूं। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आज तक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को एक भी चुनाव सुधार का प्रपोजल नहीं दिया। मान्यवर, ये कई बार मिलने गए हैं, मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा है। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था चुनाव प्रक्रिया के अंदर उनका जो डिस्प्यूट है वो ऑनगोइंग इलेक्शन में इसको रजू करने का। चुनाव सुधार जो होता है, चुनाव के पहले चुनाव के नियम जो तय होते हैं, इसके लिए सभी दलों को बाकायदा पत्र लिखा जाता है और कोई मांगे तो उसको समय भी देना पड़ता है। ये दो अलग चीज है। माननीय गृह मंत्री, मान्यवर, 1 मिनट गृह मंत्री। माननीय सदस्यगण, सदन का समय माननीय गृह मंत्री जी के वक्तव्य की समाप्ति तक बढ़ाया जाता है। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, कर विपक्ष के नेता ने 3 सवाल पूछे थे और 4 सुझाव दिए थे। पहला सवाल था मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग चयन समिति से बाहर क्यों निकाला गया, पहला सवाल था। दूसरा सवाल था दिसंबर 2003 में कानून बदलकर चुनाव आयोग को पूर्ण प्रतिरक्षा क्यों दी गई। और तीसरा शार्प क्वेश्चन था सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने का कानून क्यों लाए। कानून नहीं लाए हैं, सर्कुलर चुनाव आयोग ने इश्यू किया है, मगर ठीक है, हार्द में समझ रहा हूं ये क्यों कर रहे हैं। ये 3 इसके जवाब थे।
मान्यवर, मैं इसमें से सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, मुझे पूरा सुनकर जरा आप आपत्ति लीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा तो पास से ही, मगर वर्तमान का भी जवाब दूंगा। मान्यवर, 73 वर्ष तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून ही नहीं था। माननीय सभी सदस्य ध्यान से मुझे सुने, 73 साल तक इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति का कोई कानून नहीं था। नियुक्ति प्रधानमंत्री सीधी कर देते थे। और मान्यवर, मैं आज ये पूरे देश को बताना चाहता हूं कि टोटल अब तक जितने चुनाव आयुक्त हुए और जितने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, ये सभी इसी प्रकार से हुए। अब 2003 के कानून पर मैं बाद में आता हूं। 1950 से 1989 चुनाव आयोग एक सदस्यीय था। प्रावधान क्या था? कोई कानून नहीं था। प्रधानमंत्री जी फाइल भेजते थे राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी नोटिफिकेशन बाहर नहीं करते। तो भाई उस वक्त बरोबर चुनाव था, सबसे अच्छा था। नहीं, मैं ये नहीं पूछता नियुक्ति की प्रक्रिया। मान्यवर, पूरा उनका 55 साल प्रधानमंत्री जी ने ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया, तब तक कोई सवाल नहीं था। और नरेंद्र मोदी करते हैं तो उन पर सवाल उठाते हैं, मगर हमने तो ऐसा भी नहीं किया। मान्यवर, फिर 89 से 91, जब 89 में चुनाव आयुक्त उनकी सुनते नहीं थे, तो पहली बार उस पर ब्रेक लगाने के लिए चुनाव आयोग को बहुत सदस्यीय बनाया गया। ये बिहार के चुनाव के कारण ही हुआ, परंतु वो भी प्रधानमंत्री की फाइल से ही अपॉइंट होते हैं। और मान्यवर, 21 चुनाव आयुक्त, कमिश्नर और मुख्य चुनाव आयुक्त, और 21 और 29 इस प्रकार से हुए जिसमें कोई प्रधानमंत्री जी ही रखते थे। कांग्रेस पार्टी ने ही ये परंपरा बनाई थी, कानून भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। मगर आज आरोप करना है इसलिए आपने चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते हैं। मान्यवर, ये 50 से लेकर 2023 तक कोई कानून नहीं। बाद में 2023 में एक अनूप बरनवाल बनाम भारत सरकार मुकदमा हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयुक्त की नियुक्ति थोड़ी पारदर्शी होनी चाहिए। सुझावी था, ऑर्डर नहीं था। हमारे सॉलिसिटर जनरल ने वहां कंसेंट दी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें कानून बनाने में थोड़ी देर लगेगी और हमें इस पर कंसल्टेशन भी करना पड़ेगा, चुनाव आयोग से भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप सहमत हैं, मैं जजमेंट और आर्गुमेंट पढ़कर अगर आप सहमत हैं तो जब तक कानून नहीं बनता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बने और प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता इसके मेंबर। हमें कोई आपत्ति नहीं, हमने हाँ बोला सर। और विपक्ष के नेता भी थे, प्रधानमंत्री थे और सीजे। 2023 में कानून बन गया। कानून क्या बना? विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री तय करेंगे, वो एक मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री, ये 3 लोग बैठकर चर्चा कर मेरिट्स में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। मान्यवर, हमारे टाइम में तो और पारदर्शी, ये कह रहे हैं हमारा तो 33% ही हिस्सा है। भाई 33% तो है ना, हमारा तो हिस्सा ही नहीं था। और मान्यवर, मैं रिकॉर्ड से बताता हूं, 2012 में सीयूसी की नियुक्ति होनी थी। अडवाणी जी ने सुझाव दिया लिखकर कि एक प्रणाली बना जाए, नहीं बनाया और बीएस संपत जी को सीधा चुनाव आयुक्त बना दिया। उसके बाद में भी एक व्यक्ति कैसे है इसकी चर्चा है, नवीन चावला, जिसको आपातकाल की भूमिका पर
आयोग ने कहा था ये निष्पक्ष नहीं है, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया, जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त गोपाल स्वामी ने इनके खिलाफ पक्षपात के सबूत भी भेजे, खारिज कर दिया। मान्यवर सुने नहीं, हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारे समय पर विरोध होता है, मगर पक्षपात के सबूत किसने नहीं दिए हैं। और भाई जहां तक 66% और 33% का सवाल है, आप कह रहे हो कि वहां 2 लोग होते हैं और आप 1 होते हैं, ये तो हम तय नहीं करते हैं। 140 करोड़ की जनता तय करती है कौन 66 होगा और कौन 33। यहाँ कौन बैठेगा वो तो 140 करोड़ लोग तय करते हैं, वो आपके लिए तय करोगे तो आप 66 हो जाओगे, मगर आप तो 100 रख कर गए थे, हमने उसको 33 दे दिया। मान्यवर ये क्या सवाल उठाते, और वो समझते हैं कि मैं बोलता हूं तो बस ये ब्रह्म वाक्य होगा। ऐसे नहीं होता है मान्यवर, हर चीज के तर्क होते हैं। इनका जो भाषण तैयार करते हैं वो भी ठीक से नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। मान्यवर इन्होंने सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में इलेक्शन कमीशन ने नष्ट करने का निर्णय किया, इस पर आपत्ति उठाई। मान्यवर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 में एक प्रावधान है। प्रावधान क्या है? उम्मीदवार चुने जाने के बाद 45 दिन में चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं। 45 दिन के बाद इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये नियम 1991 में बना, तब उस वक्त सीसीटीवी फुटेज नहीं था। सीसीटीवी फुटेज बाद में चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर से रूल्स में बदलाव कर ऐड किया। अब किया क्या है चुनाव आयोग ने? सीसीटीवी फुटेज का जो रिकॉर्ड है उसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है, मतलब अलाइन किया है कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना चाहिए? अब इतनी सादी समझ नहीं है सब, मैं क्या कर सकता हूँ? सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भ्रम से दे दिया। मान्यवर ये धारा 81 1951 से है, मगर पहले पर्चियों से होते थे तो पर्ची के लिए थी। अब सीसीटीवी फुटेज का कैमरा आ गया तो सीसीटीवी फुटेज ऐड कर दिया। मान्यवर उन्होंने कहा, और इस वक्त जब सीसीटीवी फुटेज जब प्रक्रिया में ऐड किया, तब स्पष्ट चुनाव आयोग ने कहा था कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये आंतरिक प्रबंधन है। किस चीज का आंतरिक प्रबंधन? कि चुनाव सीज होने के बाद कोई पुनः मतदान की अर्जी करता है कि भाई ये मतदान मथक में चुनाव ठीक नहीं हुआ, तो चुनाव आयोग जो निर्णय करता है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर करता है। पहले मौखिक करता था, टेक्नोलॉजी आई, सीसीटीवी फुटेज स्वीकार कर लिया। अब ये आंतरिक प्रबंधन के लिए है मान्यवर। फिर भी चुनाव आयोग का जो निर्णय मैं बताता हूं, उन्होंने कहा सामान्य जनता को एक्सेस होना चाहिए। रूल्स बनाया गया है, सामान्य व्यक्ति सीसीटीवी फुटेज उच्च न्यायालय में जाकर 45 दिन के अंदर ऑर्डर करा सकता है। अब ये कहेंगे 45 दिन में जजमेंट नहीं आएगा, मगर उच्च न्यायालय इतना ऑर्डर कर सकता है कि ये सीसीटीवी फुटेज आप डिस्ट्रॉय मत करना। मान्यवर राजनीतिक दलों को एक्सेस देने का उन्होंने प्रावधान करा है, तो वो चुनाव को चैलेंज करे राजनीतिक दल 45 दिन के अंदर। ऑटोमेटिक जो चुनाव चैलेंज होता है मान्यवर, उसका सीसीटीवी फुटेज नियमों से हम चुनाव आयोग रिजर्व कर देता है। मान्यवर ये प्रक्रिया कुछ पढ़ते नहीं। इसके बाद पॉलिटिकल एजेंटों को एक्सेस होनी चाहिए। पॉलिटिकल एजेंट भी मान्यवर हाईकोर्ट से इसको प्राप्त कर सकता है। अब करते कुछ नहीं, एक भी ना हाईकोर्ट में अर्जी करी ना चुनाव आयोग में करी, और सीसीटीवी फुटेज का बहाना लेकर बोलने लगे। अब
इतने लाखों बूथों का सीसीटीवी फुटेज हर नागरिक मांगने लगा कोई कारण के बगैर, तो किस प्रकार से चुनाव आयोग दे सकते हैं? किस प्रकार से दे सकते हैं? यहाँ हुआ क्या है, सब प्राप्त करना चाहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। उनको लगता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये संवैधानिक प्रावधान के तहत होती है। ऐसा नहीं होता है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करते हो जिन मुद्दों का, इसकी लीक कर अर्जी दे दो, टपक से मिल जाएगी सारी दिख, मगर अर्जी नहीं करते, कोर्ट में नहीं जाते हैं, चुनाव आयोग में नहीं जाते हैं, और चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया करते। मान्यवर, ऐसे नहीं चलेगा। इस देश को, लोकतंत्र को आप धूमिल नहीं कर सकते, और सबने सीखना चाहिए, और भाषण ढंग से तैयार करने का भी सीखना चाहिए। मान्यवर, एक उन्होंने कहा सीईसी को 2003 में कानून बनाकर इम्यूनिटी दी है। मान्यवर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 में ही ईसीआई के अधिकारियों को जो इम्यूनिटी प्राप्त है उससे जरा भी बढ़ोतरी नहीं करी। हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 के एक्ट को पुनरावृत्ति की है। मान्यवर, आरपीए एक्ट की धारा 32 और आरपीए एक्ट 51 के सुधार की धारा 146C कहती है कि चुनाव आयोग के कोई भी अधिकारी जिसमें इलेक्शन कमिश्नर आ जाते हैं, इस पर कोई मुकदमा चुनाव प्रक्रिया के लिए नहीं चल सकता। ये प्रावधान है मान्यवर, और वो प्रावधान को 23 के कानून में इसको भी हमने संरेखित किया है मान्यवर। इतने सारे वकीलों को राज्यसभा दे रखी है, भगवान जाने क्या करते हैं सर, अपने नेता को ब्रीफ भी नहीं करते मान्यवर। मान्यवर, ये वाक्य आप निकाल सकते हैं, ये वाक्य निकाल सकते हैं मान्यवर। अच्छा सुझाव दिया आपको।